हाँ जी, फीचर्स हमने खत्म कर लिए थे जैसा आप लोगों ने बताया। ये हो गया था, फीचर सारे नहीं हुए थे आई बिलीव, ये मुझे दिखता है। कॉमन सील तक हमने कवर किया था। फीचर्स में ये एक दो फीचर्स बचे हुए हैं, इन्हें और देख लेते हैं। ओलिगैर्किक मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, ये दो थे हमारे पास फीचर्स। उसके बाद आगे चलेंगे। तो देखिए जी, क्या है ये टॉपिक या क्या कहता है ये फीचर, देखिए। ओलिगैर्किक मैनेजमेंट का मतलब क्या है, देखिए सुनिए। कहता है ऑल्दो वी से दैट देयर इज अ डेमोक्रेटिक सेटअप, कंपनी के अंदर क्या कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक, ऐसा कहा जाता है, सेइंग है कि डेमोक्रेटिक। हाँ जी, तो ऐसा कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक सेटअप है, बट एक्चुअलिटी में नहीं है। यही बात कह रहा है आपको कि हम लोग कहते हैं दैट वी हैव अ डेमोक्रेटिक सेटअप इन द कंपनी, ठीक है, बट एक्चुअलिटी में ये ऐसा कुछ भी बात है नहीं, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। आइए, तो रियलिटी की बात करें, द सेटअप, द डेमोक्रेटिक सेटअप एग्जिस्ट ऑन पेपर्स ओनली। कहता है जो डेमोक्रेटिक सेटअप की बात की जाती है ना कंपनी के अंदर, वो ऑन पेपर है कि हर व्यक्ति का वोटिंग राइट है, सारी चीजें हैं, ये ऑन पेपर दिखता है केवल, ठीक है। इन रियल प्रैक्टिस, वास्तविकता में क्या है, कहता है इन रियल प्रैक्टिस कंपनी इज इन द हैंड एंड कंट्रोल ऑफ फ्यू पीपल। कंपनी जो है वो कुछ लोगों के हाथ में ही होती है, दैट इज डायरेक्टर्स। द डायरेक्टर्स हैव कंप्लीट control over the company. These people take all decisions keeping in mind their personal interests and benefit, ignoring the interest of shareholders of the company. सर ऐसा क्या, मतलब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, देखिए ये जो बात इन्होंने लिखी है कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक सही नहीं भी है, ठीक है। क्यों, सुनिए। ये जो इन्होंने बात लिखी है ना, ये किन लोगों के प्रोस्पेक्टिव से लिखी है, ये इन्होंने लिखी है स्मॉल शेयर होल्डर्स के प्रोस्पेक्टिव से। आपको मैं बताऊं, मैंने जैसे कल बच्चे ने, जानवी ने एग्जांपल दिया था, वो नाम लेने के लिए कहा था गौतम अदानी जी का। जो गौतम अदानी जी हैं उनको हमने एग्जाम्पल लिया था एक, और हमने कहा था जो गौतम अदानी हैं उनके पास उनकी कंपनी के लेट्स सपोज 71% शेयर्स है, तो वो तो मेजर, वो लार्ज शेयर होल्डर है, बड़े शेयर होल्डर हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं भी इन्हीं की कंपनी में एक शेयर होल्डर हूं, मैंने भी इनके यहाँ शेयर खरीद रखा है, मैंने भी एक शेयर खरीदा है इनके यहाँ पर, और इनका शेयर मिल रहा, एक शेयर है मेरे पास, एक शेयर है, एक शेयर का मैं भी होल्ड करता हूं, यानी मैं भी हूं तो शेयर होल्डर ही गौतम अदानी जी के जैसे, ठीक है। पर मेरे पास शेयर एक है और इनके पास 71% शेयर है। मैं अगर वैसे बोलूं, लेट्स सपोज आप कहें अगर कंपनी के 1 लाख शेयर है, टोटल शेयर्स की बात करो, कंपनी के टोटल शेयर्स मैं कहता हूं लेट्स सपोज 1 लाख शेयर है, एग्जाम्पल है केवल, कितने, 1 लाख, तो इनके पास कितने शेयर हो गए जी, 71। क्या मेरी बात समझ में आती है आपको, बताइए जी। मैंने अभी तक जो आपको बात लिखी, मैंने कहा गौतम अदानी के पास 71% यानी कि 71,000 शेयर हैं अगर कंपनी में टोटल 1 लाख शेयर है तो, और मैंने भी इनकी कंपनी में शेयर खरीद ली, मतलब जिस कंपनी के इनके पास शेयर हैं मैंने भी खरीद लिए, मेरे पास एक शेयर है टोटल में से। अब सुनिए, कल को कंपनी के मालिकों की मीटिंग होती है, कंपनी के ऑनर की मीटिंग को क्या कहते थे, मैंने कल बताया था, कोई याद दिलाएगा मुझे, ऑनर की जो मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग।
ऑनर, ऑनर। डायरेक्टर की मीटिंग को बोर्ड मीटिंग कहते हैं। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है वैसे, ये कौन सी किसकी मीटिंग को क्या कहते हैं आगे जाके पढ़ते हैं आप लोग, बट फिर भी अभी से अगर ध्यान देना। हाँ बिल्कुल, जर्नल मीटिंग कहते हैं इसको। तो कंपनी की जर्नल मीटिंग हो रही है जहां पे ऑनर मिलेंगे, सारे बैठेंगे एक साथ। कंपनी की मीटिंग हो रही है मुंबई में, और मैं कहाँ रहता हूँ आपको पता है, मैं राजस्थान में रहता हूँ। ठीक है, मैंने जो एक शेयर खरीदा है ना कंपनी का, मैंने 50 रुपए में खरीदा है। अब बताओ, क्या इस जो मुंबई में जो मीटिंग होगी, एक शेयर है मेरे पास केवल, क्या मैं इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने जाऊंगा? बताइए। नो सर। क्योंकि मेरे पास 50 रुपए का सारा शेयर है। 50 रुपए का शेयर एक शेयर है। मैं इस मीटिंग में जाके क्या करूंगा? मेरी वैल्यू क्या है? कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, मैं इतने का तो खर्चा हो जाएगा, मुंबई जाऊंगा इसके चक्कर में। मैंने पता नहीं ने क्या तय करना है, मेरा क्या रोल है? कंपनी ने तय करना है कि हम नया पावर पावर प्लांट लगा रहे हैं। कंपनी ने कहा एक पावर प्लांट लगा रहे हैं, और कौन से स्टेट में लगाएं। तो क्या इसमें मेरा कोई डिसीजन, मेरी कोई बात सुनेगा इसमें? एक शेयर वाले की कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि वोटिंग होगी। लेट्स सपोज वोटिंग होगी, वोटिंग होगी, उसमें सभी लोग बैठे हैं। अदानी जी कह रहे हैं, गौतम अदानी जो हैं, उन्होंने कहा भाई वो जो प्लांट लगना चाहिए ना, वो कहाँ लगना चाहिए? वो लगना चाहिए गुजरात में। जस्ट लेट्स सपोज एग्जांपल गुजरात ले लिया मैंने। गुजरात कह रहे हैं, या फिर वो कह रहे हैं जी ये लगना चाहिए कहाँ पर, ये हम लगा देते हैं यूपी में लगाना चाहते हैं वो। इन दो ऑप्शन है उनके, अदानी जी के। और मैं यहाँ पे कह रहा हूं नहीं, ये तो आपको राजस्थान में लगाना पड़ेगा। बताओ मेरी बात कौन मानेगा? एक शेयर है मेरे पास। तो डेमोक्रेसी कहने को तो है, बट जो मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं ना, चलती उन्हीं की है। ठीक है, तो कहने के लिए डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है कि वोटिंग होती है, सारी चीजें होती हैं। मायने क्या रखता है ये वोटिंग? वैसे तो इन्होंने तो क्या कहा है, डायरेक्टर्स सब कुछ करते हैं, पर डायरेक्टर्स को भी अफेक्ट कौन कर सकता है? जिनके पास मेजर शेयर होल्डिंग है। मेजर शेयर होल्डिंग वाले की बात मानते हैं डायरेक्टर, सुनते हैं। ठीक है, और डायरेक्टर नहीं सुनते ना, तो खुद जाके डायरेक्टर की सीट पे आके बैठ जाते हैं, कहते छोड़ो ये डायरेक्टर पता नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा, मैं आके बैठता हूँ यही सीट पे, मैं फैसले लूंगा इनके साथ मिलकर। ठीक है, तो आप बात समझे इस बात को, क्या प्रॉब्लम थी यहाँ पर? बताइए मुझे। ठीक है, वो अपने हित के लिए फैसला लेते हैं, जनरल पब्लिक को कोई नहीं देखता। नॉर्मल है ये। तो बताइए ये फीचर समझ में आया नहीं आया? अच्छा, अगला, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगला फीचर क्या है? कन्फ्लिक्ट रहता है इंटरेस्ट को लेकर। मतलब एक किसका फायदा हो किसका नहीं हो, इस चीज को लेकर। वैसे तो इंटरेस्ट, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए कंपनी में, कि जो मालिक हैं उनके फायदे की बात हो, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके फायदे की बात हो। पर यहाँ देखिए कन्फ्लिक्ट आता है। कन्फ्लिक्ट क्यों आता है सुनिए। इन अ कंपनी वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व। काफी लोग इन्वॉल्व होते हैं कंपनी में, ग्रुप ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व, जैसे कि शेयर होल्डर्स हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, डायरेक्टर्स हैं, ये अलग अलग लोग हैं। ग्रुप ऑफ पर्संस, नंबर ऑफ पीपल विल बी देयर इन दोज कैटेगरीज। नाउ ईच ग्रुप हैज इट्स इंटरेस्ट। अब हर व्यक्ति का अपना कुछ फायदा है। डिवेंचर होल्डर चाहेंगे कि हमें ब्याज ज्यादा मिले, शेयर होल्डर चाहेंगे हमें डिविडेंड ज्यादा मिले, डायरेक्टर्स चाहेंगे हमारी सैलरी ज्यादा हो, एम्प्लॉयज चाहेंगे हमें सैलरी मिले, बोनस मिले। ठीक है, तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में लिख भी रखा है कि भाई डायरेक्टर नहीं, शेयर होल्डर, वेंचर होल्डर क्या चाहेगा, शेयर होल्डर क्या चाहेगा। ठीक है ना, कि जो भी बचता है सब मेरा है, मुझे मिलना चाहिए, इसलिए खर्चे कम से कम करवाएगा। नाउ
जब इस लड़ाई के अंदर ना, या इस चीज, इस सिचुएशन में पॉसिबिलिटी है कि आपस में मतभेद हो सकते हैं, आपस में कन्फ्लिक्ट हो सकता है इन ग्रुप्स के बीच में, यानी मतभेद हो सकता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ, ठीक है ना, इंटरेस्ट। बात समझ में आती है? बताइए, नहीं आई? अगर किसी को नहीं आई है तो बताइए। सर एक बार रिपीट कर दो ये पॉइंट। हाँ, मैं रिपीट करता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, एक कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, काफी कैटेगरीज इन्वॉल्व है, काफी कैटेगरी के लोग इन्वॉल्व है। जैसे एग्जांपल इन्होंने ले लिया, इन्होंने एग्जांपल लिया शेयर होल्डर है, इन्होंने एग्जांपल लिया डिबेंचर होल्डर है, इन्होंने एग्जांपल ले लिया एम्प्लॉइज हैं, इन्होंने एग्जांपल ले लिया आपके पास डायरेक्टर्स है। ये कैटेगरीज इन्वॉल्व है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। तब अपने अपने इंटरेस्ट हैं तो सभी अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, और जब अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे तो बताओ दूसरा व्यक्ति नाराज होगा या नहीं होगा? बताइए। बिल्कुल नाराज होगा, दूसरा व्यक्ति या दूसरी कैटेगरी नाराज होगी। तो दूसरी कैटेगरी नाराज होगी तो कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा ना, एक दूसरे के बीच में झगड़ा होगा या नहीं होगा? सोचिए, आप बताइए। सर होगा। बिल्कुल होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को समझिए, इस बात को, ठीक है। इसीलिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहा है, क्योंकि सभी लोग अपनी बारे में सोचेंगे, अपना भला चाहेंगे, तो झगड़ा होने का, मतभेद होने का की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो ये एक फीचर है। आइए, अब आपके साथ हम आ रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज पर, ठीक है ना। ओहो, ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि हमने मेरिट डीमेरिट पूरे कर लिए थे क्या? मुझे लगता है ये फीचर नहीं था, ये तो मेरिट डीमेरिट की बात आ गई, क्योंकि ये दोनों क्या था, ये मुझे दोनों डीमेरिट में भी मिलते हैं, ये दोनों डीमेरिट के पॉइंट भी हैं, क्योंकि फीचर तो है ही, ठीक है, कि इस तरह की चीजें होती है। डीमेरिट है, लगता है बीच में छूट गया हमारा कुछ टॉपिक, ये हमने जो दोनों पढ़े, मैं सर मिटाता हूँ। आप कह रहे थे इसमें पेज मिसिंग है। अच्छा, पेज मिसिंग है, ऐसा कुछ हो गया, ओहो सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा। चलिए, चलो, पॉइंट तो दोनों कवर कर लिए हमने, इनका मतलब क्या है हमने समझ लिया, ठीक है। हमने इन दोनों का मतलब तो समझ लिया, इसके बीच में कुछ मेरिट्स डीमेरिट हो रहे हैं, उन्हें कवर अप करते हैं एक बार, रुकिए। आइए वन बाय वन, मैंने आपको क्या क्या लिखवाया था जरा मैं एक बार देख लूं। फीचर्स हमारे खत्म हुए थे, मेरिट्स बचे हुए थे। चलिए मेरिट्स कवर करते हैं एक बार, पहले यहाँ नहीं है मेरिट्स, मैं आपको अलग से करवाता हूँ, है ना। आइए जी, मेरिट्स पर आ रहे हैं आपके साथ, मैं बुक निकाल लेता हूँ। और आपको मैंने भेजे हैं, आप लोगों के पास भी पेजेस नहीं होंगे ना उसमें, जिनके पास बुक है वो तो बात अलग है, जिनके पास बुक नहीं है उन्हें दिक्कत है, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। सर वो आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी के भी डिटेल नहीं बताई थी, बस वो इंट्रोडक्शन दिया था, सीधा फीचर्स बताने लग गए थे आप। अच्छा अच्छा, कंपनी के बारे में है, सर ठीक है ठीक है, रुकिए अभी देख लेते हैं क्या क्या पेंडिंग बच गया। कंपनी के बारे में तो मैंने बताया, कंपनी के बारे में तो इतनी सी बात है कि कंपनी कैसे बनती है, मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, वो इतना ही पार्ट है, उसका डेफिनेशन है कंपनी की, ठीक है, पार्ट है। उसके बाद हम फीचर्स पर आए थे, फीचर हमने सारे कवर कर लिए थे ना। यस सर। तो अब हमें चलना है आपके साथ मेरिट्स पर। मेरिट्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोलें, हमने जो अभी पीछे पढ़े 2 डीमेरिट पढ़ लिए, क्योंकि ये मेरिट डीमेरिट है तो फीचर ही, विशेषताएं हैं, ऐसी चीजें होती हैं यहाँ पर, बट स्पेसिफिकली हम मेरिट डीमेरिट में कर रहे हैं इनको कवर, तो उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो पहला मेरिट देखिए आप मेरे साथ, लिमिटेड लायबिलिटी। अगर आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है कंपनी के अंदर, तो बताओ ये फायदे की बात है नुकसान की बात है? सर फायदा ही है, फायदे घर की। बेच, है ना। तो ये मेरिट है। और लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है मुझे लगता नहीं आप लोगों को मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, ये बात आप लोगों को पता है, ठीक है। इसके अलावा एक और फायदा है यहाँ पे कि आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ
इंटरेस्ट। सर ये ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या है? आप ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की जगह ना दूसरा वर्ड रिप्लेस कर लो, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। यहाँ पे ट्रांस ऑनरशिप अगर देनी है किसी दूसरे को तो क्या करें? अपने शेयर दे दो उसके। अपने शेयर दे दिए तो मालिकाना हक किसके पास चला गया? दूसरे व्यक्ति के पास चला गया। ठीक है, ये भी एक फीचर है और विशेषता है और फायदा भी है। ठीक है ना, कि आप ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर्स को इजीली। और ये देखो दोनों ही फीचर में थे, ये भी था और ये भी था, बट ये फायदा है, मेरिट है हमारे लिए। अगला देखिए, अगला हमारे पास आता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन या एग्जिस्टेंस, ये भी हमने पीछे पढ़ा था आप लोगों के साथ। परपेचुअल सक्सेशन या एग्जिस्टेंस वर्ड। परपेचुअल सक्सेशन हमने क्या पढ़ा था इसमें आपके साथ? जब हमने फीचर्स किए थे, मैंने कहा था फर्म नहीं, कंपनी के अंदर मेंबर्स के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है, कंपनी का एग्जिस्टेंस परपेचुइटी तक है, इंफिनिटी तक चलेगा। ये कभी बंद होगी? जब लॉ इसे बंद करेगा। इसका वाइंडिंग अप, इसका क्लोजर, इसका लिक्विडेशन है लॉ के थ्रू ही होता है, इसका क्रिएशन भी लॉ के थ्रू है, और इसका एग्जिस्टेंस जो खत्म होगा वो भी बाय लॉ होता है। ठीक है, मुझे बता देना किसी को और ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो इसमें, मैं इसलिए नहीं ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा क्योंकि ये मैं पहले एक बार आपको फीचर्स में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, चलिए अगला मेरिट जो है वो है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन जो है वो यहां पे इजी है, काफी आसानी से ग्रोथ और एक्सपेंशन हो सकता है। क्यों हो सकता है? सुनिए, ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए आपको क्या चाहिए? फंड्स चाहिए। आपको ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए बेटा क्या चाहिए? फंड्स चाहिए। और यहां पर आप अनलिमिटेड फंड्स अरेंज कर सकते हैं। अनलिमिटेड फंड्स अरेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर अनलिमिटेड फंड्स अरेंज करेंगे? आप शेयर्स इशू करिए, शेयर्स इशू कीजिए पब्लिक को इशू कर रहे हैं। और देखिए पब्लिक कंपनी करेगी वैसे, ठीक है, प्राइवेट कंपनी नहीं करती। तो बड़ी किसी लिए हमने कहा था प्राइवेट से बड़ी कंपनी है पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो पब्लिक को शेयर इशू कर दीजिए, सब 10-10 रुपए भी देंगे तो आपके पास इतनी पॉपुलेशन है, कितना पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रोस्पेक्टिव से सोचिए, ग्रोथ के लिए एक्सपेंशन के लिए आपको मैनेज। अच्छा दूसरी, आपको यहाँ पे एक्सपर्ट्स चाहिए आपको, तो रखिए आप उन्हें सैलरी, एम्प्लॉय में सैलरी रखिए, डायरेक्टर्स अपॉइंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजमेंट अलग लोगों के पास रहेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह नहीं है कि मैनेज करने के लिए नहीं, मैं अंदर के लोग ही मैनेज करेंगे। यहाँ पे आउटसाइड बाहर के लोगों को आप ला सकते हैं मैनेजमेंट के लिए, एम्प्लॉयज रख सकते हैं, डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, एक्सपर्ट डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, जो कंपनी के हित के बारे में सोचेंगे, कंपनी को एक्सपेंशन में ग्रोथ में हेल्प करेंगे। ठीक है, दोनों चीजें चाहिए, पैसा भी चाहिए और नॉलेज भी चाहिए, यानी एक्सपर्ट्स भी चाहिए, और दोनों ही आपको कंपनी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर में इजिली मिल पाते हैं। बताइए, ये बात क्लियर है क्या सभी बच्चों को? बोलिए। अगला पॉइंट जो है इससे बिल्कुल रिलेटेड है, ग्रोथ एक्सपेंशन से मैंने रिलेट किया हुआ है। अगला है एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेज है हमारा, मैनेजमेंट है नेक्स्ट पॉइंट। एफिशिएंट का वर्ड आपको याद है, हमने दो वर्ड पढ़े थे आपके साथ, मैंने कभी समझाए हुए वर्ड साथ में। तो एक तो पढ़ा था इफेक्टिव और एक पढ़ा था एफिशिएंट। एफिशिएंट किससे रिलेट करता था? कॉस्ट से। ठीक है, कॉस्ट से रिलेट करता था, मतलब वेस्टेज नहीं चाहता था और रिसोर्सेज का। तो यहाँ पे आपको एफिशिएंट मैनेजमेंट मिल पाता है। क्यों? रीजन वही है, एफिशिएंट मैनेजमेंट कैसे मिल पाता है आपको? क्योंकि यहाँ पे आपके पास अथॉरिटी है, पावर है, आप एक्सपर्ट लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं जिनको नॉलेज है फील्ड की, जो अपने काम में स्किल्ड है, स्पेशलाइज्ड हैं। तो वो लोग वेस्टेज थोड़े ना करेंगे, वो तो आपको अच्छे से काम करना सिखाएंगे, आपकी कंपनी के लिए अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा?
आपकी मैनेजमेंट एफिशिएंट है, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ मार्केट इमेज मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगा, हर तरीके से एफिशिएंट मैनेजमेंट का आपको फायदा मिलेगा। बताइए जी, क्या ये बात क्लियर है? अगला इनका फायदा जो है, इन्होंने एक मेरिट और दिया हुआ है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। यहां पे ना कैपिटल की लार्ज अमाउंट हो सकती है, मैंने कहा लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड कैपिटल ले सकते हैं आप, उसे से रिलेटेड पॉइंट है, जस्ट रिपीट किए मैं इनको। अनलिमिटेड कैपिटल आप रेज कर सकते हैं मार्केट से, रेज कर सकते हैं फ्रॉम मार्केट। मार्केट में जाइए, लोगों के बीच जाइए और बताइए हम शेयर इशू करने जा रहे हैं। अगर आप अच्छी कंपनी है तो लोग आपके शेयर्स लोग लेंगे, भीड़ लगेगी। ठीक है, तो ये क्या है, मेरिट्स हैं। और किसके मेरिट्स बताए हमने? ये मेरिट्स बताए कंपनी के, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी के। यहां तक बताइए मुझे, आपको किसी में भी कुछ पूछना है तो मैं डिस्कस करूं उन्हें, अदरवाइज मैं आगे चलना चाहूंगा। बताइए जी। सर ये कंपनी में तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, तो फिर वो कैपिटल भी अनलिमिटेड होगी फिर? नहीं, कैपिटल अनलिमिटेड और लायबिलिटी अनलिमिटेड दोनों अलग अलग चीज है। मैं समझाता हूँ बेटा, सुनिए मेरी बात ध्यान से, सुनिए। आपने हैंड रेज किया हुआ था पहले, तो शायद मैं सुन नहीं पाया। ठीक है, मैं क्या है, दूसरी स्क्रीन पर मुझे दिख नहीं पाता, आप बोल दिया करो जब मैं। हाँ, सुनिए मेरी बात। देखिए, अनलिमिटेड, कैपिटल और लायबिलिटी, ये दोनों ना अलग अलग है, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है बीच में। कैसे नहीं है, सुनिए। अगर आपको अनलिमिटेड कैपिटल चाहिए, देन व्हाट यू डू, यू इशू मोर शेयर्स। ठीक है, यानी आप शेयर होल्डर्स रख लिया आपने, इतने नंबर ऑफ आपके पास शेयर होल्डर्स हैं, और हर शेयर होल्डर ने कितना पैसा दे रखा है मल्टीप्लाई कर दो, और भी लिमिट नहीं है। यानी आप अपने शेयर होल्डर्स को बढ़ाओ, अगर आपको कैपिटल अनलिमिटेड करनी है ना, बढ़ाओ। लायबिलिटी का मतलब क्या है, इन इतने सारे लोगों में से वन पर्सन, इन सभी में से या वन पर्सन या एवरी पर्सन कहूं, एवरी लिख देता हूं, एवरी शेयर होल्डर is liable to pay only for his share या शेयर्स। ठीक है, वो अपने शेयर्स के लिए लायबल है, बाकी के लिए नहीं। अपने शेयर या शेयर्स के लिए ही लायबल है, बाकी लोगों के लिए नहीं, कि इन सब ने पैसा नहीं दिया तो फिर सबको देने पड़ जाएंगे, नहीं। अपने अपने शेयर का पैसा देंगे। अभी मानो इन सब लोगों ने 10-10 रुपए का शेयर लिया है और अभी 9-9 रुपए दिए, तो सबको बस 1-1 रुपए देना बाकी है, 1-1 रुपए देना बाकी है, यानी लायबिलिटी लिमिटेड है। बताइए, ये बात क्लियर है या नहीं है बेटा? यस सर। ठीक है, और कोई डाउट बताइए, इसके अलावा किसी का कोई डाउट हो तो यहां तक। एक बार वो स्क्रीन छोटी करना, वो ऊपर वाला कंटेंट नहीं दिख रहा। हाँ, मैं दिखाता हूँ बेटा, ये पॉइंट है आपके, ये मैंने आपके साथ 6 फीचर डिस्कस किए हैं। बताइए, आपको चाहिए तो मैं इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भेज सकता हूं आप लोगों को, किसी को चाहिए हो कभी भी, और रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी आपको इनकी। बताइए। नो सर।
ठीक है, तो अब आगे चल सकते हैं हम लोग यहां से। अगला जो हमें आपके साथ स्टार्ट करना है वो करना है डीमेरिट्स को, लिमिटेशंस को, कि कंपनी के साथ उस लिमिटेशंस में से दो लिमिटेशंस हम आपके साथ ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, बाकी लिमिटेशंस को मैं डिस्कस कर लेता हूं। आइए जी, तो नेक्स्ट आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ ज्वाइंट स्टॉक लिखवा लो या केवल कंपनी लिखवा लो, एक ही बात है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि जिसे हम कंपनी बोलते हैं उसी को हम यहाँ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी बोल रहे हैं, एक ही। ठीक है, तो क्या क्या लिमिटेशंस है वन बाय वन देखें। वन, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कह लीजिए, डिफिकल्ट कह लीजिए, डिफिकल्ट फॉर्मेशन प्रोसीजर। एक कंपनी को जब बनाया जाता है तो उसका जो प्रोसीजर है, कंपनी को बनाने का प्रोसीजर, बाकी इसके बाकी फॉर्म से सबसे ज्यादा मुश्किल है, सबसे ज्यादा लेंदी है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा लेंदी है बाकियों के कंपैरिजन में। कंपैरिजन तो बाकी लोगों से किया जाएगा ना, बाकी फॉर्म से किया जाएगा, तो बाकी फॉर्म्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स या फिर लेंदी प्रोसेस कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, तो ये डीमेरिट हुआ अपने आप में। अब ये इसका जो प्रोसीजर है, मैं अभी आपको मैंने बताया फॉर्मेशन के बारे में, आपको डिटेल में बात करूंगा, तो मैं यहाँ डिटेल में नहीं जाता हूँ, बस इतना बता रहा हूँ आपको कि जो कंपनी को क्रिएट किया जाता है, कंपनी का क्रिएशन का प्रोसीजर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। ठीक है, तो एक लिमिटेशन है, एक नुकसान वाली बात है, डीमेरिट है। देन लिमिटेशन के साथ में डीमेरिट भी लिख दूं, ठीक है, या चलो ठीक है डीमेरिट आप लिख लीजिएगा, मैं लिमिटेशन रहने देता हूं। नेक्स्ट आप देखें तो लैक ऑफ सीक्रेसी, लैक ऑफ सीक्रेसी है, मतलब याद करिए कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी यही आपने टर्म पढ़ा था, डीमेरिट में ही पढ़ा था वहां पर भी, लैक ऑफ सीक्रेसी। यहाँ पे जैसे सोल प्रोप्राइटर को सारी सूचनाएं उसके पास होती है, बाहर वालों को नहीं पता होती, वो कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सारी सूचनाएं उसके पास है, कैसे वो अकाउंटिंग करता है, सैलरी कितनी दे रहा है स्टाफ को, सब कुछ उसे ही पता है। पार्टनरशिप में 10-15 लोग या जो पार्टनर उन्हें पता होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर बढ़ जाते हैं, सबको पता होता है। कंपनी के अंदर तो और दिक्कत है, कंपनी तो वैसे ही सीक्रेसी नहीं रख पाती या कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है दैट दे हैव दे हैव टू पब्लिक देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना पब्लिक में, पब्लिक को दिखानी होती है। ठीक है, अपनी वेबसाइट पर डालनी होती है, न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होनी होती है। तो बताओ कहां से सीक्रेट रह जाएंगी उनकी इंफॉर्मेशन। कंपनी क्या कर रही है, कंपनी में कैसे क्या चल रहा है, सब कुछ पब्लिक को पता होता है, आम जनता को पता होता है, तो बताओ क्या सीक्रेसी मेंटेन हो पाएगी? जवाब दीजिए आप लोग। नो सर। ठीक है, चलिए जी, तो अब आगे चले यहां से हम लोग। लैक ऑफ सीक्रेसी हमने जो सेकंड डीमेरिट पढ़ा आपके साथ,
हाँ जी बेटा, सॉरी। तो मैं आपको क्या कह रहा था जी, हाँ, नेक्स्ट फीचर पर चलते हैं आपके साथ। नेक्स्ट जो आप फीचर कह रहा हूं, सॉरी, लिमिटेशन यानी डिमेरिट पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है नंबर 3 है। नंबर 3 हमारे पास है इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट। इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट, सॉरी, रिक्वायरमेंट बोल रहा हूं। इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट क्या मतलब है इसका? यानी जो वर्किंग होती है ना, आप पर्सनली नहीं देख पाते। जैसे आप मालिक तो हैं, ऑनर जो है वो मैनेज नहीं कर रहा बिजनेस को। बिजनेस को मैनेज कौन कर रहा है? डायरेक्टर्स मैनेज कर रहे हैं, ये मैनेज नहीं कर रहा, डायरेक्टर्स मैनेज कर रहे हैं, डायरेक्टर्स। ठीक है, इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट है। ठीक है, डायरेक्टर्स मैनेज कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स मैनेज कर रहे हैं बिजनेस को। ठीक है, तो और डायरेक्टर्स को इंस्ट्रक्शन कौन देता है? देखो, डायरेक्टर्स को ना ऐसे नहीं होता डेली इंस्ट्रक्शन दी जाती है। डायरेक्टर्स को लॉ के द्वारा काम करना होता है। डायरेक्टर्स को क्या कंप्लाई करना होता है? लॉ के अकॉर्डिंग काम करना होता है, लॉ को फॉलो करना होता है, जो लॉ है। साथ में लॉ को फॉलो करते समय इंटरेस्ट ऑफ ऑनर की बात ध्यान देखनी होती है, इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स का ध्यान देना होता है कि शेयर होल्डर्स को नुकसान नहीं होना चाहिए उनके किसी डिसीजन से, वो उनके बेनिफिट के लिए काम करें। ठीक है, तो जब जनरल मीटिंग होती है उसमें ऑनर फैसला कर लेते हैं किस चीज को लेकर, डायरेक्टर अपॉइंट कर देते हैं और उनको बोलते हैं आप संभालिए कंपनी को। अब आप संभालिए यानी आप कंपनी का भला सोच के काम कीजिए, बात खत्म। इतना करना होता है। तो वो खुद काम नहीं कर पाते, तो इम्पर्सनल हो गया, डायरेक्ट नहीं कर पा रहे वो। ठीक है, तो क्या ये बात समझ में आती है? इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट वाली बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। चलिए, आइए अब वापस आ जाइए, अगले पॉइंट पर चलेंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या है, कहता है न्यूमरस यानी नंबर ऑफ न्यूमरस लिखा था इन्होंने वर्ड, नंबर ऑफ लॉज टू बी कंप्लाइड लिखूं या टेक्निकल वर्ड की जगह, कंप्लाइड की जगह आप एक और वर्ड लिख सकते हैं, टू बी फॉलोड। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लॉज फॉलो करने होते हैं इनको। कंपनीज को मैं बोलूं तो कंपनीज एक्ट देखना होता है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से काम करना होता है इनको। इनको इनकम टैक्स को फॉलो करना होता है, हर बिजनेस को करना पड़ता है। इनको ईएसआई पीएफ लॉ के अकॉर्डिंग काम करना होता है, उसे फॉलो करना होता है। इनको लेबर लॉज, ये लेबर लॉज है वैसे, ईएस और पीएफआई इसी में आ जाएगा, लेबर लॉज में लेबर लॉज को देखना होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई चीज है उनको भी फॉलो करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इन्वायरमेंटल लॉज जो हैं उन्हें भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस है। बिजनेस अगर इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग सही से काम नहीं करेगा तो दिक्कत आएगी। ठीक है, ठीक है, तो इतने सारे लॉज और भी बहुत सारे हैं, तो मैंने आपको जनरल बताए हैं। इसके अलावा भी कंपनीज के लिए स्पेसिफिक लॉज हो सकते हैं, जैसे बैंकिंग पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई होता है, इंश्योरेंस कंपनीज पर इंश्योरेंस एक्ट अप्लाई होता है, तो अलग अलग स्पेसिफिकली अप्लाई होते हैं। ठीक है, चलिए, तो नंबर ऑफ लॉ कंप्लाई करने पड़ते हैं, तो ये भी तो एक परेशानी है ना, डिमेरिट हो गया। ठीक है, चलिए, इसके बाद अगला, डिले इन डिसीजंस।
डिसीजंस में डिले होता है क्योंकि सभी को कंसल्ट करना पड़ेगा। डायरेक्टर्स को भी कोई डिसीजन लेना है तो बोर्ड डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, तब उसमें फैसला होगा, जो होगा देखा जाएगा, वहां पे फैसला किया जाएगा। उसके बाद ऐसी चीजें हैं कि कुछ चीजें डायरेक्टर्स भी खुद से फैसला नहीं ले सकते, कुछ चीजों को लेकर वहां पे शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी, तो उसमें भी टाइम लगेगा, मैनेज करने में, अरेंज करने में, प्लान करने में, तो कई बार टाइम लग जाता है, कई बार डिले हो जाता है। इसके कारण डिले है, तो ये भी एक नुकसान है, डीमेरिट है। ठीक है जी। इसके अलावा दो और फीचर थे जो हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं डिले इन डिसीजंस के अलावा। एक तो था, ये हमने डिस्कस कर ही लिया, 6th और 7th। मैं दिखा देता हूं आपको। 6th और 7th फीचर हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया था अभी। अच्छा, ये ऊपर था भी मेरे साथ, मुझे फिर पेज दिखा क्यों नहीं? मेरे पास ये पेजेस थे पर दिखे क्यों नहीं? मुझे लगता है पेज ऊपर नीचे होगा या तो। हाँ, ऐसा हुआ है जी, सॉरी। ये पेजेस ना थोड़ा आगे पीछे फिक्स हो गए थे, इसलिए मिले नहीं। ये देखिए, अभी हमने आपके साथ किया ना, ये वाले पॉइंट किए बार किए हैं हमने। ये तो मेरिट्स में आ गया था, ये डीमेरिट्स थे, कॉम्प्लेक्स है बनाने में, लैक ऑफ सीक्रेसी, तो आपके पास भी होंगे ये पेजेस। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, न्यूमरस रेगुलेशंस, डिले इन डिसीजंस। ठीक है ना, ये हमने कर लिया। और इसके ऊपर वाले पॉइंट यहाँ ऊपर थे, हमने जो पहले कर लिए थे आपके साथ, ये वाले पॉइंट, ये हमने आज सुबह सबसे पहले कर लिए थे क्लास में। ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज पर। टाइप ऑफ कंपनीज में हम आए आपके साथ, तो देखिए, अगर आप ऑनरशिप के बेसिस पर बात करें तो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया है, देखिए, फॉलोइंग कैटेगरीज बनाई है: प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और वन पर्सन कंपनी। ये वन पर्सन कंपनी जो है, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू कह लीजिए, लेटेस्ट कह देता हूं मैं, लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। पहले वन पर्सन कंपनी नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। कंपनीज एक्ट 2013 जो आया था ना, ये लेकर आया था इस कॉन्सेप्ट को, पुराने कंपनीज एक्ट में नहीं होता था। यानी ये कैसा, पता है क्या है? वन पर्सन यानी इसमें एक ही पर्सन होता है। हमने तो कहा कंपनी में तो लोग होंगे ज्यादा, कोई व्यक्ति लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट लेना चाहता है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस चलाना चाहता है, उसके लिए बनाया गया है कि वन पर्सन, केवल एक ही व्यक्ति की कंपनी है ये। ठीक है, तो इनके कंप्लायंस वगैरह कम होते हैं, छोटे लेवल पर काम करते हैं ये लोग। ठीक है, समझे? वन पर्सन कंपनी है। अब देखिए, अब मैंने आपको प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में पहले से कुछ आइडिया दिया हुआ था, थोड़ा सा आइडिया मैंने वन पर्सन के बारे में दिया। आइए डिटेल में पढ़ते हैं इनको। देखिए, सबसे पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में पढ़ें। पढ़िए एक बार, मैं फिर समझाता हूं इसको। पढ़ा जी आप लोगों ने प्राइवेट कंपनी के बारे में? प्राइवेट कंपनी देखिए, में कुछ मेन फीचर्स हैं प्राइवेट कंपनी की। तो पहले तो मैंने कहा था रेस्ट्रिक्शन होती है यहाँ पे, किसमें? ट्रांसफर ऑफ शेयर, यानी ऑनरशिप में रेस्ट्रिक्शन है, मना नहीं है, बैन नहीं है, कुछ कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, उन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके शेयर ट्रांसफर होंगे। दूसरा, यहाँ पे मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। कम से कम 2 तो होने चाहिए, और ज्यादा से 200 होंगे। और 200 में देखो, ये प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज को नहीं लेते, यानी एम्प्लॉयज को काउंट नहीं किया जाता। यानी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को अगर शेयर बांट दिए, चाहे वो पहले एम्प्लॉय थे या आज एम्प्लॉय हैं, तो वो नंबर, वो मेंबर में नहीं काउंट होते। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और बात, प्रॉबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब ऑफ एनी सिक्योरिटी, यानी पब्लिक से ये पैसा नहीं ले सकते, पब्लिक को ले भी इनवाइट नहीं कर सकते कि साहब हम शेयर इशू करना चाह रहे हैं, आइए हमारे यहाँ शेयर खरीद लीजिए। क्योंकि पब्लिक के पास पब्लिक कंपनी जाएगी, प्राइवेट कंपनी नहीं जाएगी। प्राइवेट कंपनी को तो अपने निजी जानने वालों से पैसा इकट्ठा करना होता है। ठीक है ना, समझे बात? तो बताइए, प्राइवेट कंपनी पर डाउट बताइए। प्राइवेट कंपनी को लेकर मन में कोई डाउट है किसी बच्चे के, तो प्लीज बताइए मुझे।
हाँ जी, कोई डाउट क्वेरी है प्राइवेट कंपनी को लेकर? अगर नहीं है तो बताइएगा, मैं आगे चलने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज डाउट लेता हूं। सर सेकंड पॉइंट एक बार बता दो, एम्प्लॉयज वाला। सेकंड वाला हाई बता देते हैं जी। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड इन्होंने कहा है यहां पर मेंबर जो होते हैं ना कंपनी के, शेयर होल्डर जिसे कहते हैं, मालिक, कम से कम कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 200 होंगे। पर इस 200 के अंदर यानी मैक्सिमम में शामिल नहीं करते, यानी एक्सक्लूड करते हैं। क्या एक्सक्लूड कर देते हैं? यानी काउंट नहीं करते प्रेजेंट या पास्ट एम्प्लॉइज को। क्लियर है बात ये? प्रेजेंट या पास्ट एम्प्लॉइज को आप कंसीडर नहीं करते इस 200 की लिमिट के लिए। ओके सर। चलिए जी, अब आगे चलते हैं हम लोग पब्लिक कंपनी पर। तो पब्लिक कंपनी को जरा आप रीड कीजिए एक बार, फिर समझाना शुरू करता हूं। पब्लिक कंपनी पहले आप रीड कर लीजिए एक बार, या चलो मैं बता देता हूं, सुनिए। पब्लिक कंपनी कहता है कंपनी है इज वन विच, यानी पब्लिक कंपनी किस कंपनी को कहते हैं आप सुनिए। इन्होंने बोल दिया, नाम दे दिया, कह दिया आपने किसको कहा कि पब्लिक कंपनी है। पहला, यहां पे अगर 7 मेंबर हैं कम से कम, तो 7 मेंबर से पता नहीं लगेगा प्राइवेट है या पब्लिक है, क्योंकि 7 तो प्राइवेट में भी हो सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ मैक्सिमम पर कोई लिमिट नहीं है, यानी अगर कंपनी में 200 से 200 प्लस मेंबर हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या कहलाएगी? पब्लिक कंपनी कहलाएगी। ठीक है, मैक्सिमम है। और ये अपने शेयर सिक्योरिटीज जो हैं इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रोक नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। जिसको चाहो, जैसे आप स्टॉक मार्केट समझते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, या जो शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं वहां पे, वहां किसी से परमिशन नहीं लेनी, आपके पास शेयर हैं, जिसको बेचना चाहो बेच दो, आपको पता भी नहीं लगेगा आपने किसको बेचे। वहां नाम नहीं आता किसी का खरीदने और बेचने वाले का, बस शेयर खरीद रहे हैं बिक रहे हैं, ऐसा चलता रहता है। ठीक है। दूसरा, नॉट प्रोहिबिटेड, यानी इनको मना नहीं है। क्या मना नहीं है? ये इनवाइट कर सकते हैं पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज के लिए, भाई आइए आप हमारे सिक्योरिटीज खरीदिए, हमारे शेयर्स खरीदिए, डिबेंचर्स खरीदिए। न्यूज़पेपर में, टीवी पर ऐड दे सकते हैं इस चीज के लिए ये लोग। ठीक है, बताइए आई बात समझ में या नहीं आई? जवाब दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के जवाब का। सर फिर से बताते हैं। कौन से वाला पॉइंट बेटा? ये सारे बताने फर्स्ट हैं? वाला। अच्छा, फर्स्ट वाला। मैंने ये कहा जो पब्लिक कंपनी है ना, इसमें कम से कम कितने लोग होते हैं? 2 नहीं 7, सॉरी, 7 लोग होते हैं कम से कम। और ज्यादा क्या है? ज्यादा की कोई लिमिट ही नहीं है, यानी 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 करोड़, 7 करोड़, जो मर्जी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट कम से कम कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए। ठीक है, यानी 200 से ज्यादा हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बताइए बेटा, अगर बात क्लियर है तो बताइए। पहला वाला ही पॉइंट समझना था ना आपने, रिपीट करने को पहला ही बोला था, बस और भी कोई रिपीट करना है? सर सब्सिडियरी मीनिंग क्या होता है? सब्सिडरी क्या होता है? सब्सिडरी होता है मतलब सिस्टर, जैसे मैं बोलूं, मैं आपको उदाहरण देता हूं, सुनना। ये कंपनी है, मैं जैसे बोलता हूं, मैं कंपनी, ये कंपनी है होल्डिंग कंपनी। इसका नाम क्या है? कंपनी है जिसका नाम क्या है? होल्डिंग कंपनी है। एक कंपनी, होल्डिंग कंपनी ने एक दूसरी कंपनी जिसका नाम क्या है? सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी में ना, इस होल्डिंग कंपनी ने 51% प्लस शेयर ले रखे हैं। 51+% शेयर ले रखे हैं, यानी ये इसके अंडर आती है। इसको कंट्रोल कौन करता है? ये होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है। तो होल्डिंग के लिए ऐसी कंपनी जिसके 51+ शेयर उसके पास हो, यानी कंट्रोल उसके पास हो, कंट्रोल
मैनेजमेंट उसके पास हो तो क्या कहलाता है, वो सब्सिडरी कंपनी कहलाती है, उसके अंडर आती है वो कंपनी। ठीक है, समझे बात? इस बात को आप लोग समझे या नहीं समझे, बताइए। यस सर। सर ठीक तो है, वो एक पब्लिक कंपनी में जो लास्ट पॉइंट है हाउएवर करके, वो पॉइंट एक्सप्लेन कर दो। हाँ वो मैं दोबारा बता देता हूँ। कहता है however a private company which is a subsidiary of a public company is also treated as a public company। कहता है यहां पे ना, सुनो ऐसा है, यहां मैंने होल्डिंग वाले में एग्जांपल दिया था। अब मानो एक प्राइवेट कंपनी है, नहीं एग्जांपल में इन्होंने क्या लिखा था मैं वही उसी के हिसाब से देता हूं। इन्होंने कहा विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक, हाँ ठीक है। जैसे यहाँ पे जो होल्डिंग कंपनी है ना, इसको इन्होंने कहा ये क्या है, एक पब्लिक कंपनी है। ये कैसी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। और ये कंपनी कैसी है, प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी है ये, बट क्योंकि ये सब्सिडरी है तो इसको भी प्राइवेट नहीं क्या माना जाएगा, पब्लिक कंपनी माना जाएगा। यानी इस पर भी पब्लिक कंपनी वाले रूल रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, इसको भी मानने पड़ेंगे। ठीक है, आई बात समझ में बेटा? ये कहना चाहता है। यस सर। ठीक है, चलिए, तो हमने प्राइवेट पढ़ा, पब्लिक पढ़ा, वन पर्सन कंपनी अभी तक नहीं पढ़ा। देखो हमने, हमारे पास वन पर्सन कंपनी अलग से पढ़ेंगे इसको अभी। अब आते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। देखिए, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या है? लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड यानी लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द extent of unpaid amount on shares held by शेयर होल्डर। यानी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड तो वर्ड लग रहा है, लिमिटेड है इसीलिए तो लिमिटेड लायबिलिटी है। बट लायबिलिटी कैसी है, शेयर्स के रिस्पेक्ट में है लायबिलिटी, कि जो शेयर ले रखे हैं उस पे जो अनपेड बचा हुआ है, जो बाकी है उसका वही पे करना है उसको। अब लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है, लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है, यहां पे क्या कहता है, लिमिटेड या लायबिलिटी is limited to the extent of guarantee given by member। यानी जो लिमिटेड बाय शेयर था वहां पे कंपनी कितना मंगवा सकती है, उससे मैक्सिमम वो मंगा सकती है जो उसने शेयर पर नहीं दिया। ठीक है, जो उसने शेयर पर नहीं दिया वो मंगवा सकती है। और लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होगा, कंपनी आपसे यानी मेंबर से क्या मंगवा सकती है, जो आपने गारंटी दी हुई है कंपनी को। लेट्स सपोज एक कंपनी ने कहा हमसे, हमें आपसे आज पैसा नहीं चाहिए, आप हमें गारंटी दे दो, कभी जरूरत पड़ेगी तो आप हमें 2,000 रुपए दे दोगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 2,000 रुपए दे दूंगा जब आप मांगोगे मुझसे, तो मैंने गारंटी दे दी। तो मेरी लायबिलिटी क्या हो गई, लिमिटेड बाय गारंटी। तो कंपनियां दो तरह की हो सकती है लायबिलिटी के रिलेशन में, एक लायबिलिटी शेयर के रिस्पेक्ट में लिमिट कर दे, एक गारंटी के रिस्पेक्ट में लिमिट कर दे। तो यही बात यहाँ लिखी है। समझ में आई या नहीं आई बात, पहले तो ये बताओ। अब यहाँ पढ़ सकते हो आप इसको, इसे पढ़ लो इन दोनों को।
फिर इसके आगे हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, यानी कल। और टेस्ट का शेड्यूल मैं आपको भेजूंगा, आपके क्लास टेस्ट होंगे उनका शेड्यूल भेजूंगा आप लोगों को मैं, ठीक है। ये हम कल पढ़ेंगे आपके पास। सर बुक स्टोर्स कब खुलेंगे? अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाई है, अभी तो फिलहाल तो यही कर सकता हूँ, किसी के पास बुक नहीं है। तुम्हारे पास बिजनेस स्टडीज की बुक नहीं क्या? नो ये कौन सी सर। वाली नहीं है? अच्छा, बिजनेस स्टडीज नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, चलो मैं कॉल करता हूँ आज तुम्हें, देखते हैं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। ओके सर।